नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, फ्रांस एक बड़े संकट में फंसता जा रहा है। उसके खिलाफ तमाम इस्लामी मुल्कों ने मोर्चा खोल दिया है। एक के बाद एक देश बयान दे रहे हैं, उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं संसद में। फ्रांसीसी सामान का बहिष्कार करने की घोषणाएं हो रही हैं, अपील हो रही हैं और प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो एक तरह से पूरी इस्लामी दुनिया में फ्रांस के खिलाफ लामबंदी शुरू हो गई है, गोलबंदी शुरू हो गई है। और इसकी मूल में वजह यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कुछ बयान दिए हैं पिछले दिनों में, जो कि इस्लामी दुनिया को पसंद नहीं आ रहे हैं। ये बयान कब आए? ये बयान तब आए जब फ्रांस में एक शिक्षक का सिर कलम कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई और हत्या करने वाला एक इस्लामी चरमपंथी था। ये फ्रांसीसी सरकार का कहना है। और मैक्रो ने यही नहीं किया, बल्कि शिक्षक की इस बात को सही ठहराया कि उन्होंने क्लास में पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टूनों को दिखाया। तो इसी को लेकर वो प्रतिक्रिया हुई थी जिसमें उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या के विरोध में फ्रांस में जबरदस्त प्रदर्शन हुए, जुलूस हुए, जलसे हुए। और उस दबाव में जो राष्ट्रपति हैं उनको ये भी कहना पड़ा कि हम इस्लामी चरमपंथ से डट कर लड़ेंगे और इस्लाम इस समय एक गहरे संकट में है। तो ये जो पूरे बयान आए उसने इस्लामी दुनिया में हलचल मचा दी। एक तो ये कि इस्लामी दुनिया ने कहा ये इस्लामोफोबिया में ग्रस्त है फ्रांस और इस्लामोफोबिया को बढ़ाने वाली बातें कर रहे हैं राष्ट्रपति मैक्रो। और ये उनके अंदर इस्लाम या मुसलमानों के प्रति जो बैर भाव है उसकी झलक मिलती है और उन्हें अपने बयान वापस लेने चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उसके बाद एक देश, तुर्की ने सबसे पहले कमान संभाली। वहाँ के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोवान इस समय ज़बरदस्त कट्टरपंथी मुस्लिम नेता के रूप में अपने को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तुर्की का पूरा एजेंडा ही ऐसा लगता है कि 500-700 साल पीछे चला जाने का है और पूरी दुनिया में अपने आप को एक कट्टरपंथी मुस्लिम राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का है। तो उस एजेंडे के तहत अर्दोवान ने हमले करने शुरू हुए, एक के बाद एक बहुत ही तीखे बयान उन्होंने दिए। दूसरी तरफ क्या हुआ? ईरान ने भी संसद में प्रस्ताव पारित किया, निंदा की और बयान जारी किया और कहा कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इतनी तरजीह देना इस्लाम पर, किसी दूसरे धर्म की मान्यताओं पर ठीक नहीं है। और जो मैक्रो हैं वो दरअसल ऐसा लगता है कि इस्लाम की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गए हैं। इस्लाम को जिस तरह से फ्रांस में पसंद किया जा रहा है उससे वो चिंतित हैं, घबराहट है, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। फिर आप देखिए, पाकिस्तान ने भी संसद में प्रस्ताव पारित कर दिया और यहाँ तक मांग कर दी कि वहाँ से अपना राजदूत फ्रांस से वापस बुला लिया जाए। इसी तरह से मध्य पूर्व के कई देशों, जिसमें अरब देश भी हैं, वहाँ पर प्रदर्शन भी हुए हैं। गाजापट्टी में भी प्रदर्शन हुए हैं और फ्रांसीसी सामान के बहिष्कार की मांग भी की गई है। सऊदी अरब, जो इस तरह के विवादों से थोड़ा बचने की कोशिश करता है, उसने भी एक बयान जारी करके फ्रांस के राष्ट्रपति की आलोचना की है और कहा है कि टॉलरेंस होना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए दूसरे धर्मों के प्रति। बांग्लादेश में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं। तो प्रदर्शन हो रहे हैं और एक तरह से फ्रांस के खिलाफ दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। अब इस पूरे मामले को कैसे देखा जाए? क्या ये सिर्फ इस्लाम का मामला है, इसमें और कुछ नहीं है? इस्लामी चूंकि पैगंबर मोहम्मद का अपमान की बात आ रही है, तो क्या यही केंद्र बिंदु है या और भी बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं? आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बातचीत करूंगा आपके साथ, लेकिन पहले एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया हमारे खबरों के साथ नाइंसाफी कर रहा है तो कृपया उसको दरकिनार कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आइए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान करके आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और क्लिक करेंगे तो आपको सामने पूरी ब्यौरा आ जाएगा सदस्यता योजना का। आप उसमें से अपने लिए एक सदस्यता चुन सकते हैं। वापस लौटते हैं। देखिए, ये पूरा विवाद जो है इसको आप कई संदर्भों के साथ देखें। एक तो ये कि
पैगंबर मोहम्मद के कार्टूनों का विवाद पिछले 1.5 दशक से चल रहा है। 2005 में पहली बार वो प्रकाशित हुए थे, लेकिन 2015 में जब शार्ली एब्दो नाम की पत्रिका ने उन्हें छापा तो पूरे दुनिया भर में हंगामा हो गया था। और उसके बाद शार्ली एब्दो के दफ्तर में हमला हुआ, 15 लोग उसमें मारे गए, उसमें एडिटर, पब्लिशर सब मारे गए। और इसके बाद फ्रांस के अंदर, पूरे यूरोप में हर जगह प्रतिक्रिया हुई इस्लामी चरमपंथ के विरोध में, क्योंकि ये बहुत ही नृशंस हरकत थी इस्लामी चरमपंथियों की। और इस तरह से धीरे धीरे फ्रांस ने उभरना शुरू किया, लेकिन फिर ये माहौल बनने लगा। शार्ली एब्दो ने एक बार फिर कुछ समय पहले इन कार्टूनों को प्रकाशित किया, कहा कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी तरह के बंधन को स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। और फिर इसके बाद जब एक शिक्षक ने अपने क्लास में इन कार्टूनों को दिखाया तो उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, और इस तरह का ये विवाद होता रहा। लेकिन इसका मसला ये है कि पूरी दुनिया में कट्टरपंथी राजनीति बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बढ़ रही है आगे। उसमें फ्रांस के अंदर एक दक्षिणपंथी राजनीति है जिसकी नेता हैं मैरी ली पेन, जो कि एक अभियान से चला रही हैं और जो दूसरे धार्मिक समुदाय हैं उनको टारगेट करती हैं। दूसरे धार्मिक समुदाय हों या अल्पसंख्यक समुदाय हों, उनको टारगेट करती हैं और उनकी पार्टी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये एक फ्रांस के अंदर खतरा पैदा हो गया और एक दबाव भी बन गया है। जो मध्य मार्गी या समाजवादी रुझान की सरकारें होती हैं, जो उदार सरकारें होती हैं, उन पर दबाव बनता है और उनको झक मारकर फिर इस्लाम के इस चरमपंथी स्वरूप के खिलाफ बयानबाजी करनी पड़ती है, स्टैंड लेना पड़ता है, और वही मैक्रो ने किया है। पूरे यूरोप में इस तरह की राजनीति फैल रही है, खासतौर से जब मुस्लिम शरणार्थियों की बाढ़ आई यूरोप में और पूरे यूरोप में वो फैल गए और उनको लेकर स्थानीय समाज में प्रतिक्रियाएं शुरू हुई, तो दोनों तरफ की एक गोलबंदी शुरू हो गई। एक तो कट्टरपंथी दक्षिणपंथी जो समूह हैं वो लामबंद हो गए, दूसरी तरफ जो शरणार्थियों को रक्षा करना चाहते थे, उनकी बचाव करना चाहते थे, मदद करना चाहते थे, तो वो भी गोलबंद हुए। तो दक्षिणपंथी राजनीति ने इन दूसरे समूह को टारगेट करना शुरू किया और इससे उनकी राजनीति और फलने फूलने लगी। तो ये यूरोप की राजनीति का परिदृश्य है। दूसरी तरफ इस्लामी दुनिया है जहाँ की अपनी राजनीति है। इस्लामी देश हैं जिनकी अपने घरेलू राजनीति, जैसे तुर्की में अर्दोवान अपने घर में कट्टरपंथी राजनीति चला रहे हैं। अपने आधार को मजबूत करने के लिए वो तुर्की को 500-600 साल पीछे ले जाने की बात करने लगे। पाकिस्तान में इमरान खान की हालत हम सब जानते हैं, उन्हें कोई ऐसा ही मुद्दा चाहिए चाहे जिससे लोगों का ध्यान बटे। ईरान की राजनीति का, अंदरूनी राजनीति का भी यही हाल है, वहाँ भी कट्टरपंथी ताकतें सत्ता में हैं। तो इन तमाम देशों में यही हो रहा है और इसीलिए उन्हें कुछ दूसरी राजनीति की ज़रूरत है। फिर इस्लामी दुनिया में एक लीडरशिप के लिए होड़ मची हुई है जिसमें तुर्की और सऊदी अरब आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और तुर्की मुसलमानों का नेता बनने के लिए इसी तरह के मुद्दों को हवा देता है और उनको पकड़ता है ताकि बाकी इस्लामी दुनिया के देश भी उसके पीछे खड़े हो जाएं और सऊदी अरब को अलग थलग किया जा सके। तो तुर्की, ईरान ये उसके साथ जुड़ चुके हैं, बाकी और देशों को जोड़ने की कोशिश में वो लगे हुए हैं। तो ये इन इस्लामी दुनिया की राजनीति है। अब इस राजनीति में आम अवाम फंस जाती है, उसका इससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता है। किसी देश में कुछ कार्टून छप गए हैं, उसको लेकर आप यहाँ बैठ के अगर परेशान हो तो कोई मतलब नहीं है। और फिर ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हर देश के अपने कानून, अपनी परंपरा, अपनी विरासत होती है। फ्रांस का अपना जो संविधान है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो मूल्य हैं, उसमें धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, समानता, ये बहुत बड़े मूल्य हैं। इनकी रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये फ्रांसीसी क्रांति से जन्मे हैं और इसीलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों हैं वो बिल्कुल डटे हुए हैं और वहाँ इस मामले में कोई भी कोताही नहीं बरती जाती है। और साथ ही वहाँ आम तौर पर जो धार्मिक चिन्ह हैं सार्वजनिक स्तर पर उनकी नुमाइश नहीं की जा सकती है। तो ये फ्रांस का अपना चरित्र है, उसको लेकर आप बाहर बैठ के हमले नहीं कर सकते हैं। वो आप ये कहें कि हमें ये धार्मिक आज़ादी वहाँ मिलनी चाहिए, आप अपनी धार्मिक आज़ादी अपने घर में, अपने परिवार में, यहाँ पर आप एंजॉय कीजिए, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर नहीं। तो ये एक तरह की धर्मनिरपेक्षता का तरीका उनका अपना है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसमें दोष ढूंढ के, टकराव के रास्ते ढूंढना कोई तुक नहीं है उसमें।
अपना विरोध आप जाहिर कर सकते हैं, अपना प्रदर्शन करें, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। अगर शिक्षक की हत्या हो रही है, शार्ली हेब्दो के दफ्तर में हमले हो रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से इस्लाम की एक गलत तस्वीर पूरी दुनिया में पेश करते हैं। इस्लामोफोबिया इसी से बढ़ता पनपता है और दूसरे राजनेता इसको इस्तेमाल करते हैं, और इस्लाम के बारे में भी धारणाएं जो हैं पूरी दुनिया की इसी तरह की घटनाओं से बनती चली जाती हैं। तो इस्लामी दुनिया को इस कट्टरपंथी राजनीति से अलग होना चाहिए। कट्टरपंथ की तरफ ले जाने वाले नेताओं और देशों से दूरी बनाकर चलना चाहिए। थोड़ा उदार मेलजोल के साथ और समझौते की रास्ते खोजते हुए आपस में मतभेदों को दूर करने का तरीका ढूंढा जाना चाहिए। इस तरह की हिंसा कोई भी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, और यही फ्रांस में हो रहा है। तो लब्बो-लुआब ये है कि ये जो राजनीतिक गोलबंदी हो रही है उसको इस विवाद से अलग रखकर देखा जाना चाहिए। इस विवाद का समाधान दूसरे ढंग से ढूंढा जाना चाहिए, आपसी मेलजोल के जरिए। लेकिन अगर इसी तरह से इस्लामी दुनिया गोलबंदी करती रही और जवाब में यूरोप में भी गोलबंदी होती रही, तो एक बड़े टकराव की आशंकाएं इससे जन्म लेती हैं, और इस तरह के टकराव की आशंका फलीभूत होने लगे, सामने दिखने लगे, तो जरूरी हो जाता है कि वो देश जो पूरी दुनिया की राजनीति पर प्रभाव रखते हैं, इन देशों पर प्रभाव रखते हैं, दखल दें, हस्तक्षेप करें, मध्यस्थ बने और इस विवाद को जितनी जल्दी हो सके खत्म करने की कोशिश करें, ताकि कटुता खत्म हो। इस तरह से विवाद को बढ़ने देना, उसके आधार पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, गोलबंदी, टकराव, हिंसा, ये लगातार बढ़ते देना पूरी दुनिया के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। इस्लामी दुनिया के लिए भी, ईसाइयत की दुनिया के लिए भी। और जब ये सब होगा तो हिंदू, बौद्ध और दूसरे धर्म भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, उनके अनुयायी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जब किसी भी तरह का अतिवाद बढ़ता है तो वो हर तरफ असर डालता है। और हम हिंदुस्तान में देख ही रहे हैं कि किस तरह से हिंदू अतिवाद बढ़ रहा है, और उसके असर भी हम आने वाले समय में इसको दूसरे तरह से देख पाएंगे। अभी भी दिख रहे हैं, आगे भी दिखेंगे। तो इस तरह के तमाम जो अतिवादी राजनीति है, अतिवादी व्यवहार है नागरिकों का, राजनीतिक दलों का, नेताओं का, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की कोशिश होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये है फ्रांस में चल रहे इस विवाद पर और उस विवाद पर पूरी इस्लामी दुनिया के उबलने पर मेरी ये रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।